नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिज्ञान क्लासेस में। शाम के बज चुके हैं 6 और 6 बजे आप सभी लोग जानते हैं हमारी जनरल नॉलेज की यानी कि स्टैटिक जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी क्लास चलती है, जिसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और साथ में इसके साथ 25 और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जानते हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जल्दी से इस क्लास में जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाइए और क्लास के लिंक को सभी लोग शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी जरूर से करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक घर में बुद्ध के बलिदान की घटना को दर्शाता है। ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। पढ़ देती हूँ मैं इंग्लिश में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट द इंसिडेंट ऑफ बुद्धा सैक्रिफाइस। बताइए ये क्या होगा, शेर, बैल, कमल या घोड़ा। ये चारों प्रतीक आपके सामने दिए गए हैं। इन प्रतीकों में से कौन सा होगा वो प्रतीक जो कि बुद्धा के त्याग को दर्शाता है, सेक्रीफाइस को दर्शाता है। तो याद रखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए। कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग, तब तक मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा इस बारे में बता देती हूँ। आप लोग सही उत्तर करने की कोशिश करेंगे। बुद्धा, गौतम बुद्ध जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, गौतम बुद्ध, समझ गए। तो इनके जन्म का पूछा जाता है प्रतीक चिन्ह। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे कमल और सांड। समझ गए, कमल और सांड सभी लोग नोट करेंगे जरूर से। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल और सांड। उसके बाद आप ज्ञान का अगर पूछा जाता है तो ज्ञान का आप क्या बताइएगा, ज्ञान का आप बताइएगा पीपल, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा निर्वाण, निर्वाण या परिनिर्वाण, जो भी आप बताइए। निर्वाण का अगर पूछा जाएगा तो आप बताइएगा पद चिन्ह, ठीक है। पद चिन्ह बता सकते हैं, स्तूप भी बता सकते हैं। तो ये सारे जो थे ये आपके इंपॉर्टेंट थे टर्म्स। किससे रिलेटेड, गौतम बुद्ध के अलग अलग लाइफ के फेजेस से। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का, जैसे कि आप लोग कमेंट भी कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। डी में क्या दिया हुआ है, तो डी में आपका दिया हुआ है घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर रहेगा। देखेंगे अगले सवाल को। सवाल दूसरा आपके सामने है, प्राचीन भारत के किस स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र था। बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। विच प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया वाज द प्रोपेगेंडा सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। ऑप्शन है कौशल, कुशीनगर, मगध या उपरोक्त के सभी। प्राचीन भारत के किस स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र था। अच्छा सवाल है, सोच समझ के बताइए। ये जो दूसरा क्वेश्चन भी है आपके सामने ये भी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग और कमेंट जरूर से करिए आपको कौन सा इसका जो करेक्ट आंसर है वो लग रहा है। तो ये जो सवाल है आपका दूसरा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। अगर गौतम बुद्ध से रिलेटेड मैंने आपको पिछले सवाल में कुछ पॉइंट्स बताए, इस क्वेश्चन में भी आप कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे क्या, सर्वाधिक उपदेश, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ उन्होंने दिया था, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। सर्वाधिक उपदेश और प्रथम उपदेश जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे प्रथम उपदेश जो था वो उन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था कौशल, ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उपदेश दिया गया था कौशल में और प्रथम उपदेश दिया गया था आपका सारनाथ में। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी क्या, मगध। मगध याद रखेंगे इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर रहेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल तीसरा क्या होगा, बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहाँ दिया। अभी मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी लोग सही कमेंट करेंगे। वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट मैसेज। ये आपका आज का सेकंड क्वेश्चन। ऑप्शन वैशाली है, राजघाट है, सारनाथ है और बोध गया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, समझ गए होंगे। तो देखिए सर्वाधिक कौशल और प्रथम कहाँ, तो सारनाथ, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, यानी क्या, सारनाथ में उन्होंने दिया था पहला उपदेश, ठीक है। अगला सवाल, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श के लिए सर्वोच्च न्यायालय को मामला कौन भेज सकता है। Who can send matters to Supreme Court for consultation under Article 143 इसका उत्तर दीजिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। ये आज का आपका चौथा सवाल है। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी लोग करेंगे।
और ये सेशन जो आपकी है इसमें मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिस्ट्री के भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बिल्कुल इस तरह से सेट किया गया है जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सेट किया जाता है, बिल्कुल नियर अबाउट आपके सारे क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। इस सवाल का उत्तर करिए, सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। बताइए गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी क्या, तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। समझ गए सभी लोग? चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। किस रिट को कार्मिक स्वतंत्रता की बुलंदियों के रूप में जाना जाता है? Which writ is known as bulwark of personal freedom? Habeas corpus, mandamus, cessionary या फिर quo warranto? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? हेबियस कॉर्पस होगा, मैंडमस होगा, सिशॉशरी होगा या फिर को वारंटो होगा? कल की हमारी जो क्लास हुई थी स्टैटिक जीके की जगह पे शाम के 6 बजे पॉलिटी के 25 क्वेश्चन आपको बताए गए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी है पॉलिटी वाली तो पार्ट 1 जरूर से देखेंगे और आगामी दिनों में भी आपके लिए और क्लासेस लाई जाएंगी जिसमें आपको पॉलिटी के बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो याद रखेंगे ये जो आपका 5वां सवाल है इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका कमेंट सभी लोग करते रहेंगे और याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सही है हेबियस कॉर्पस, जो आपका ऑप्शन में ए में दिया गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान नहीं देंगे आप लोग, हेबियस कॉर्पस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल, कौन सा संशोधन बताता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% या लोकसभा की कुल शक्ति से अधिक नहीं होगी? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करेंगे। Which amendment states that the total number of ministers, including the Prime Minister and the Central Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total strength of लोक सभा? ये चारों ऑप्शंस आपके सामने है, अमेंडमेंट के साथ आपको ईयर भी दिया गया है, तो कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी लोग क्लास के लिंक को जरूर से शेयर करते रहेंगे जिससे कि हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए, कमेंट कीजिएगा और याद रखेंगे आप लोग इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सवाल नंबर 6 है आपके सामने और 6 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो 91st अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 91st अमेंडमेंट। ईयर के साथ याद रखेंगे 2003, ठीक है, ईयर भी याद रखेंगे। कब हुआ था ये 91वां संशोधन? तो 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? आसान सा सवाल है, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, आदित्यनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? कमेंट कीजिए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। आपके सामने ऑप्शन है महावीर, सॉरी ऑप्शंस जो है आप कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी क्या, तो महावीर, महावीर स्वामी थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। अब ये तो आप लोगों को पता चला कि संस्थापक पहले कौन थे, ये अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले कौन थे तो आप लोग बताएंगे फर्स्ट थे ऋषभ देव। ठीक है, पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव के बाद और जो आपसे पूछा जाता है इसका साइन भी पूछा जाता है, चिन्ह पूछा जाता है, तो चिन्ह आप बताइएगा वृषभ। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, अगर 22वें का पूछा जाता है तो 22 का आप बताइएगा अरिष्ट नेमी। ठीक है, 22वें का आप बताइएगा क्या? तो अरिष्ट नेमी। और इनका साइन क्या था ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन था शंख। ठीक है, साइन था क्या? शंख। उसके बाद आपसे 23वां पूछा जाता है और 24वां पूछा जाता है। जिन्हें भी जो नाम पता है कमेंट करके जरूर बताइए। 23वें तीर्थंकर कौन थे? याद रखेंगे आप लोग, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ और इनका जो चिन्ह था वो था सर्पकंठ। दिख रहा होगा सभी लोगों को, सभी लोग नोट जरूर से करेंगे, सर्पकंठ। और लास्ट जो आपका मैंने बताया 24वें, वो थे महावीर स्वामी, जो जिन्हें रियल फाउंडर भी जाना जाता है नाम से, और इनका जो चिन्ह था वो था सिंह। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और याद रखेंगे इन चारों नामों को, पहले 22वें, 23वें, 24वें विथ देयर साइंस।
ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का मुख्य मार्ग था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रोड ऑफ द मौर्यन पीरियड? इस क्वेश्चन का सभी लोग उत्तर बताइए। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो जरूर से एक बार लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करेंगे। अगली क्लास हमारी रात के 8 बजे होगी जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस की क्लास में भी सभी लोग जुड़ेंगे जरूर से। बताइए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का मुख्य मार्ग था? तो देखिए, इस सवाल का जो सही आंसर होना चाहिए, चलिए पहले तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, तब तक मैं इसको बिल्कुल मिटा देती हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा मार्ग था मौर्य काल का मुख्य। ठीक है, तो चलिए कमेंट कीजिए। याद रखेंगे आप लोग, आंसर तो इसका जो भी होगा वो देखते हैं। बता देती हूँ मैं आपको, इसका सही उत्तर होगा उत्तरापद। ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को? उत्तरापद इसका सही आंसर होगा। अब उत्तरापथ जो है ये कहां से कहां तक ये मार्ग जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तरापथ ये जो मार्ग है ये है पेशावर से पाटलिपुत्र जाता था। ठीक है, पेशावर से पाटलिपुत्र यह मार्ग जाता था। और इसके साथ इंपॉर्टेंट एक कौन सा टर्म आप लोग को और याद रखना चाहिए कि पेशावर का पुराना नाम कौन सा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, पुरुषपुर। ठीक है, पेशावर का प्राचीन नाम पुरुषपुर और पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पुष्यपुर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन था। पेशावर का प्राचीन नाम पुरुषपुर, पाटलिपुत्र का पुष्यपुर, उत्तर होगा इसका उत्तरापद। कहां से कहां तक? तो पेशावर से पाटलिपुत्र तक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे होगा। किस संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है? ऑप्शन है 42वां संशोधन विधेयक, 1976, 24वां संशोधन अधिनियम, क्वेश्चन दिखाया जाए, 1971, 44th संशोधन 1978, या फिर 69th amendment 1991. Which amendment make it compulsory for the president to give assent to a constitutional amendment bill? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आज का आपका 9वां सवाल है। क्वेश्चन अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बताइए। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे। चलिए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है और कमेंट आप लोग जरूर से करेंगे, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर सकते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ये आपका सवाल नंबर 9 है और बी ऑप्शन इसका जो है वो है 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट जो है, और ये कब है? ये अमेंडमेंट बिल है, याद रखेंगे, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट बिल है। और कब का है? तो 1971। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां है, संसद के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न किसके द्वारा तय किया जाता है? The question of disqualification of a member of parliament is decided by राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, या फिर चीफ यानी कि मंत्री, मिनिस्टर। बताइए, ये आज का आपका 10वां सवाल है। संसद के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न को किसके द्वारा तय किया जाता है? गवर्नर होगा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, या मंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बहुत ही आसान सा सवाल है, जो हमारे जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखेंगे आप लोग, सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी क्या? तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 11वां सवाल है, किसी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? इसमें आपको बताना है सर्वोच्च कानून अधिकारी राज्य का कौन होता है। सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है स्टेट का? सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, या फिर नन ऑफ दिस। साथ ही में आप लोग इसके आर्टिकल को भी कमेंट कर दीजिएगा। जिन्हें भी पता है आप लोग आर्टिकल भी जरूर से कमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये आर्टिकल भी जानना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो आपका होगा क्या? तो वो आपका होगा एडवोकेट
जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे एडवोकेट जनरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब मैंने आपसे पूछा था कि इसका आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 165 होता है किसका, तो एडवोकेट जनरल का 165 होता है। वही अगर आपसे अटॉर्नी जनरल का पूछ ले, अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी, तो उसका याद रखेंगे आर्टिकल 76 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने बाबरनामा में कौन सा राज्य का उल्लेख किया है? बाबर मेंशंस व्हिच हिंदू स्टेट्स इन बाबरनामा? उड़ीसा, मेवाड़, गुजरात या कश्मीर? उड़ीसा, मेवाड़, गुजरात, कश्मीर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो जरूर से लाइक करिएगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है लाइक करें, और अगली क्लास रात के 8 बजे जनरल साइंस की क्लास में भी सभी लोग लाइव जुड़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो याद रखेंगे आंसर जो इसका सही होगा 12वें का सही होगा मेवाड़, ठीक है। क्या उत्तर होगा इसका? तो मेवाड़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल है 13वां, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही अच्छा सवाल है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अभी आप लोगों को पता है राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो जानते ही होंगे आप लोग ये बाबरी मस्जिद से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री के तो क्वेश्चन है, प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। ऑप्शन है मीर बाकी, बाबर, हुमायूं या निजामुल मुल्क। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? याद रखेंगे आप लोग, मीर बाकी, ठीक है, मीर बाकी ने करवाया था। सवाल नंबर 13 का सही उत्तर आपका रहेगा मीर बाकी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीद कहां से जो बाद में शेरशाह सूरी बन गए और शिक्षा प्राप्त करता था? यानी कि पूछा जा रहा है फ्रॉम वेयर डिड फरीद हु लेटर बिकेम शेरशाह सूरी एंड गेट एजुकेशन फ्रॉम? शेरशाह सूरी ने कहां से अपनी शिक्षा प्राप्त की? सासाराम से, जौनपुर से, पटना से या फिर लाहौर से? शेर शाह सूरी, जिनका नाम पहले फरीद था, बाद में ये शेर शाह सूरी बन गए। तो सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इवन आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके लेवल के हैं, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी क्या? तो जौनपुर, जौनपुर से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15th है, निम्न में से कौन सा मध्यस्थ शासक उच्च शिक्षित बना था? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडाइवल रूलर्स वाज हाईली एजुकेटेड? बलबन, अलाउद्दीन, शेरशाह सूरी या फिर इब्राहिम लोधी? हाईली एजुकेटेड इन चारों में से कौन था? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका डी रहेगा, लोधी। अब बताइए, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कौन थे संस्थापक? ये आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ऑफलाइन में, कि ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, संस्थापक कौन थे लोधी डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पे, सवाल नंबर 16 है, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? भाग 10, भाग 12, भाग 3 या फिर भाग आपका 15? बताइए, भाग 10, 12, 3 या 14? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? ये आपका 16वां सवाल है, 16th। तो याद रखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है, सबसे पहले तो संपत्ति का अधिकार ये आर्टिकल कौन सा है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। आर्टिकल कौन सा है, ये मुझे लगता है आपका 16th क्वेश्चन है। आर्टिकल जो इसका होगा वो आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल कमेंट कर दीजिए जिन्हें पता है, 44AA, ठीक है। और इसे जोड़ा कब गया था? तो 1978 में इसे जोड़ा गया था, समझ गए। और ये कौन से आपके भाग में है? तो भाग 12 में है, पार्ट 12, ठीक है। किस भाग में शामिल है? तो भाग 12 में शामिल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाते हैं? हु कॉल्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? बहुत ही आसान सा सवाल है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या उपाध्यक्ष? तो सभी लोगों को मुझे लगता है इस क्वेश्चन का उत्तर पता होगा, सभी लोग जानते होंगे कि संयुक्त यानी कि जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है पार्लियामेंट की। बिल्कुल आसान सा सवाल है, 17वें का आपका सही उत्तर राष्ट्रपति रहेगा, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने मामलों का उल्लेख है? हाउ मेनी मैटर्स आर मेंशन्ड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
29, 18, 27 या फिर 25। 12th शेड्यूल, तो 12th शेड्यूल में किस चीज़ का जिक्र किया गया है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। 12th शेड्यूल जो है ये रिलेटेड है आपका म्यूनिसिपैलिटी। चलिए, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है आपका 12th शेड्यूल। अब कमेंट करके आप लोग बताइए जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर क्या होगा। सवाल नंबर 18 का म्यूनिसिपैलिटी से तो पहली बात रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18 कितने, तो 18 मामले इसमें शामिल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन रिट जारी कर सकता है? विच अमंग द फॉलोइंग कैन इश्यू रिट्स? सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर बोथ ए एंड सी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा ट्विस्टेड है, फंसाने वाला है, लेकिन आप लोग आज से याद रखेंगे रिट जारी करने की जो पावर है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट को भी है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगला सवाल आज का 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना डैश संविधान के तहत की गई थी? द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कमीशन। आर्टिकल 250, आर्टिकल 338, आर्टिकल 180 या फिर आर्टिकल 142। ये आज का आपका 20वां सवाल है, ये आज का आपका अंतिम सवाल। कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आर्टिकल जो इसका सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 338। ठीक है, 338 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को हम लोगों ने जाना, साथ ही में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को भी देखा जो शायद आपके एग्जाम में आ सकते हैं और बिल्कुल आने की 100% संभावना भी रखते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस चैनल को, और अगर क्लास अच्छी लगी है और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले। मिलते हैं रात के 8 बजे हमारी जनरल साइंस की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।